नमस्कार। आज के इस क्लास में दिल्ली सल्तनत के विषय में हम चर्चा करेंगे और दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश है, जिसे हम गुलाम वंश के रूप में जानते हैं, उसकी बात हम करते हैं। मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत में जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वह फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चन को हम उसी रूप में आज पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप भी चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसको जब नोट्स बनाओ एक, तो इसी टाइप से लिखो। पूरा वर्ड लिखने की या पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन को हम लिखें और फैक्ट को हम लिखते चले। तो पहले हम दिल्ली सल्तनत की हम शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत जो 1290 से लेकर के 1526 में बाबर के आगमन तक दिल्ली सल्तनत है भारत में, जिसकी स्थापना 1290 में होती है, 1526 में समाप्त होती है, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसका दूसरा नाम है ममलुक वंश। इसका एक बहुत ही रीजनेबल नाम है इल्बरी तुर्क। इल्बरी तुर्क, और इसका शासनकाल है 1206, सॉरी यहाँ 1290 नहीं, 1206 से लेकर के 1206 से 1526 तक, 1206 से 1290 तक। यह है गुलाम वंश का शासनकाल। गुलाम वंश का प्रथम शासक है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में जो जानकारी है, पहला शासक से हम शुरू करते हैं। एक यहाँ लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले जानते हैं कि इसका नाम क्या क्या कहा गया था। इसका नाम था लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श इसलिए कि लाखों का दान करता था। दूसरा नाम था कुरान खां, क्योंकि कुरान का यह बहुत अच्छा पाठ करता था, इसलिए इसका नाम था कुरान खां। तीसरी जानकारी है इसके विषय में, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण इसने, कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में या याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। दिल्ली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। यह हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में फैक्ट। क्या क्या हुआ? इसे लाख बख्श कहा गया, कुरान खां की उपाधि दी गई, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसके अलावा इसके विषय में एक और फैक्ट है कि इसकी ने राजधानी बनाई थी लाहौर में। राजधानी थी लाहौर में। लाहौर में ही मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और यह शासन किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। इस तिथि को भी याद रखना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत का या किसी भी वंश का सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला या सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला कौन था, या कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था। ऐसे फैक्ट है जिस फैक्ट को याद रखना है
अब इसके अलावे इसके बाद जो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत में, दूसरा शासक, जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह, यह मात्र 11 महीने शासन किया, 1210 में ही कुछ समय तक शासन किया, इसके लिए इसके विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तीसरा शासक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यह तीसरा शासक है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर के 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सबसे पहले इसके विषय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1229 ईस्वी में इसे अब्बासी खलीफा, बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान बनने की स्वीकृति मिली थी। उस समय एक परंपरा थी कि जिसे खलीफा स्वीकृति देता था वही इस्लामी साम्राज्य में या इस्लामी दुनिया में शासक या सुल्तान कहा जाता था। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश से पहले किसी भी दिल्ली सल्तनत के शासक को खलीफा से स्वीकृति नहीं मिली थी। यह इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे खलीफा से स्वीकृति मिली थी, और वह खलीफा उस समय थे बगदाद के अब्बासी खलीफा जिसे स्वीकृति मिली थी। और अब्बासी खलीफा, बगदाद के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति मिली थी, जिसकी वजह से यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने ही दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया था, लाहौर से राजधानी बनाया था दिल्ली। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इसका पूर्ण करवाया था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जिसका नाम था चांदी का टका और तांबे का जीतल। 1221 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी इल्तुतमिश से शरण मांगने के लिए आया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दिया। रीजन यह था, इसका कारण यह था कि इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि चंगेज खां का सामना हो, जिससे तो ये शरण नहीं देने से हो गया कि चंगेज खां के आक्रमण से उस समय दिल्ली सल्तनत बच गया। इसके शासनकाल के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद थोड़े दिन के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, चौथा शासक है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह दिल्ली सल्तनत का चौथा शासक है, बहुत कम दिनों तक रहा है। इसके विषय में भी कुछ खास कहने के लिए है नहीं। पांचवा शासक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान, यह 1236 से लेकर के 1240 तक 4 साल तक शासिका रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि एक मुस्लिम शासिका थी। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे मुस्लिम जगत में रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। एक बात। दूसरी बात, जिस वक्त वो शासिका बनी थी, बहुत कम उम्र थी, यंग महिला थी। उनका प्रेम हो गया था एक याकूत नामक व्यक्ति से कहा जाता है कि उनका नज़दीकी संबंध हो गया था, और वह याकूत नामक व्यक्ति पर मेहरबान ज़्यादा थी, जिसके वजह से दूसरे जो अमीर थे वो नाराज़ हो गए थे। इसे उन्होंने अमीर आखूर का पद दिया था। अमीर आखूर, पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग कर दिया था, जो भी लोगों को पसंद नहीं था। पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग किया था।
पर्दा प्रथा का त्याग, और यह इसलिए शासिका बनी थी क्योंकि इनके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने पुत्र में योग्यता न देख करके रजिया सुल्तान को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसलिए अमीरों ने, जो 40 दल थे, 40 के जो अमीर थे, चहलगानी, तुर्कान चहलगानी, इन्होंने रजिया सुल्तान को मजबूरी में शासक बनाया क्योंकि कोई उस परिवार में कोई योग्य पुरुष नहीं बचा था, इसलिए रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। अमीरे इसके अलावे जो इनके शासनकाल के विषय में बहुत काम हुआ नहीं, क्योंकि 4 साल तक शासन रहा और 4 साल तक का शासन विद्रोह को ही निपटने में या विद्रोहियों से लड़ने में ही गुजर गया। जो विद्रोह, जो सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो है अल्तुनिया का विद्रोह, जो उस समय भटिंडा का शासक था। अल्तुनिया, भटिंडा पंजाब में है और उसका शासक था अल्तुनिया। उसके विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान खुद गई, और खुद गई तो अल्तुनिया ने क्या किया कि उसको, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और याकूत की हत्या कर दी। याकूत जो रजिया सुल्तान का हितैषी था, उसकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया, और जब रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ मिलकर भटिंडा से दिल्ली वापस आ रही थी तो रास्ते में डाकुओं ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी। हालांकि इसके विषय में तरह तरह के मत है, उस मत से हमें नहीं ले जाना है कि कैसे हत्या हुई, क्यों हुई, हमें तो सिर्फ फैक्ट से मतलब रखना है। अब अगला शासक है इसके बाद अलाउद्दीन बहराम शाह। रजिया सुल्तान के बाद 1240 में बनता है 1200 छठा शासक होगा। 1200 पहला हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह दूसरा, तीसरा हो गया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, चौथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, पांचवा, छठा हो गया बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये हो गया छठा शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो 1240 से 1242 तक शासक रहा। कुछ खास कहने के लिए नहीं है। सातवां शासक है अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 1246 तक शासक था। कुछ भी खास नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट शासक है आठवां, जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। ये है 1246 से 1265 तक, लंबे समय तक शासक रहा था। इसके विषय में जो इम्पोर्टेंट बात इतनी ही है कि बलबन, जो इसके बाद जो शासक था, वह इसके दरबार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर चला गया था। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था, और इसलिए बलबन दरबार में बहुत करीबी बन गया था, नासिरुद्दीन महमूद का करीबी, और साथ ही सल्तनत में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो गया था। नौवां शासक है बलबन ही बना था, जिसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। नौवां शासक है गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल है 1265 से लेकर, या 66, कहीं कहीं मिलता है 66 से लेकर 86 तक, लगभग 20 साल तक शासन किया है। और जो खास बात है बलबन के विषय में, सबसे बहुत सारी खास बात है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद को बहुत महत्वपूर्ण बनाया, और खासकर इसने राजत्व का सिद्धांत, इसको कहते हैं पैराडाइम, अंग्रेजी में कहते हैं पैराडाइम ऑफ किंगशिप, माने राजत्व का सिद्धांत दिया इसका। और इसके लिए इसने क्या क्या किया उसको हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। बलबन ने क्या किया, अपने राजत्व सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, या अपने आप को बहुत प्रभावशाली राजा बनाने के लिए, सुल्तान बनाने के लिए, सबसे पहले अपने आप को अफरासियाब के वंशज से कनेक्ट किया। अफरासियाब के वंशज से अपने आप को जोड़ा। अफरासियाब के वंशज अपने आप को कहा कि हम अफरासियाब के वंशज हैं। दूसरे,
दरबार में किसी तरह का हंसी मजाक बंद करवा दिया है, बिल्कुल गंभीर रहना चाहिए। दरबार में हर तरह के हंसी मजाक बंद हो गए। तीसरा, खुद शराब पीना बंद कर दिया और दूसरों को भी शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, सिजदा एवं पाबोस, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा जो कि गैर इस्लामिक प्रथा थी, उसको इसने दरबार में शुरुआत करवाया। सिजदा का मतलब होता है, सिजदा का मतलब होता है सम्राट के सामने झुकना, सुल्तान के सामने झुकना, और पाबोस होता है उसके पैर को चूमना। सिजदा एवं पाबोस की प्रथा को शुरुआत करवाया। तीसरा काम इसने किया, नौरोज की प्रथा, जो अभी कुछ दिन पहले ईरान में नौरोज उत्सव मनाया गया है, नौरोज की प्रथा को इसने शुरुआत करवाया, नौरोज की प्रथा प्रारंभ करवाई, नौरोज की प्रथा प्रारंभ करवाई। चौथा शासक हो गया, चौथा शासक नहीं, चौथा काम था इनका कि इन्होंने जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही एवं नियाबते खुदाई जैसी उपाधि इन्होंने धारण की। नियाबते खुदाई, जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, नियाबते खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब अपने आप को इसने बताया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ यहाँ पर, इसलिए अपने सल्तनत को इन्होंने दैवी आधार प्रदान किया। जिल्ले इलाही एवं नियाबते खुदाई। पांचवा काम था इसका, जो तुर्काने चिहलगानी था, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, तुर्काने चिहलगानी को समाप्त किया, तुर्काने चिहलगानी को समाप्त किया। सैन्य विभाग, छठा इनका काम था सैन्य विभाग। ये कैसे हो, छठा काम था सैन्य विभाग, सैन्य विभाग यानी इसका दीवाने अर्ज का, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का इन्होंने गठन किया था। सैन्य विभाग जिसको कहते हैं दीवाने अर्ज, ये भी परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग का गठन किया। ये थे बलबन के महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 में, 1286 में। उसके बाद बलबन के बाद शासक बनता है कैकूबाद, कैकूबाद शासन बनता है, जो 3.5 या 4 साल तक 1286 से लेकर के 1290 तक 3.5 या 4 साल तक यह शासक रहता है। पैरालाइसिस हो जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे उस समय के अमीर या तुर्क या सुल्तान क्या करते हैं, कैकूबाद के स्थान पर एक 3 साल के बच्चे को, जिसका नाम था 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में 3 साल के बच्चे कयूमर्स को शासक बनाते हैं। और इस 3 साल के बच्चे को, शासन की ऐसी लालसा होती है लोगों में कि 3 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा, और इसको 3 महीने बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसकी हत्या करता है 3 महीने बाद इसकी हत्या करता है जलालुद्दीन खलजी, और जलालुद्दीन खलजी इसकी हत्या करके, जलालुद्दीन खलजी इसकी हत्या करता है, और यह हत्या करके अगले वंश की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम होता है खलजी डायनेस्टी या खलजी वंश। खलजी वंश 1290 ईस्वी से 1316 ईस्वी में, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो बलबन था, बलबन के बाद कैकूबाद, कैकूबाद के बाद कयूमर्स, इस तरह से इसमें शासक बनते हैं। बलबन के बाद हो गया ये, बलबन के इतने कार्य हुए। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था गुलाम वंश, इसके विषय में इतने फैक्ट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसकी चर्चा करना मैं भूल गया था कि नासिरुद्दीन महमूद के समय तबकाते नासिर, मिनहाजुल सिराज नामक एक राइटर था, जिसने लिखा था मिनहाज उस सिराज, जिसने लिखा था तबकाते नासिरी। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मध्यकालीन
इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यह प्रथम रचना है जिसमें बिहार की चर्चा है, बिहार का जिक्र है। इसलिए मिन्हाजुस सिराज और तबकाते ना मिन्हाजुस सिराज की रचना तबकाते नासरी, जो नासिरुद्दीन महमूद के समय लिखी गई थी जो पुस्तक, यह बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है। इसके पहली है, इसके लेखक कौन है, बिहार शब्द का जिक्र किसमें है और किसके शासनकाल में लिखा गया था। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश यानी गुलाम वंश में जितने भी फैक्ट्स मैंने चर्चा की। अब जब हम दिल्ली सल्तनत का लास्ट में जब इसके स्थापत्य कला, इसके सांस्कृतिक या इसके शासन प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे तो फिर इसके और जो इसके कर क्या था, जैसे फवाजिल नाम का एक टैक्स था, उसकी चर्चा हम करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने वंश क्रम को एक समझने और समझाने की कोशिश की है और इसी तरह टाइप से एक नोट्स बनाइए और इसी टाइप से याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू।